हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था अधातु एवं उनके यौगिक। ठीक है, हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का कंपाउंड H2O, वाटर मॉलिक्यूल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। मानव शरीर में लगभग 65% कितना 65% कितना है? वाटर है। आता है कई बार क्वेश्चन कि मानव शरीर में कितना पानी है? 65%। और पौधों में लगभग 95% क्या है? वाटर है। अरे लीव्स को देखते हैं ना, अगर ऐसे कर देते हैं तो क्या पानी तो निकलता है। ठीक है, तो 95% जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? वाटर से। और मानव शरीर कितना बना होता है? 65%। संपूर्ण जल का 97% भाग कहाँ पर है? महासागरों में है। देख लीजिए जल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। वर्षा जल का सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए हैं। चलिए देखते हैं जल के गुणधर्म। जल कैसा होता है? एक उदासीन ऑक्साइड है। देखिए H2 है, ये कैसा होता है? उदासीन। और ऑक्सीजन उदासीन ऑक्साइड मतलब इसकी pH कितनी होगी? ये pH वाला स्केल है, यहाँ से 0 से लेके 14 है। जो 7 आता है यहाँ पर, इसकी pH कितनी है? 7। तो ये कैसा है? उदासीन है। और शुद्ध जल स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, और साथ में कैसा होता है? पारदर्शक। जितना भी हम वाटर देखते हैं वो इतना शुद्ध नहीं होता है, लेकिन हम प्योर फॉर्म की बात करते हैं वाटर की, तो वो कैसा होता है? स्वच्छ होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। कई बार वाटर में से स्मेल आ रही होती है ना, कई बार क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है या फिर कुछ वाटर बॉडीज की स्मेल आ रही होती है, तो गंधहीन होता है। और साथ में टेस्टलेस होता है। पानी टेस्टलेस होता है, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है। और साथ में पारदर्शक भी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसका हिमांक आप सबको पता है कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमारा जो बर्फ है, सॉरी जो आइस, जो वाटर है, वो किस में मिलता है? आइस की फॉर्म में मिलता है। और इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे ये वाटर है लिक्विड फॉर्म के अंदर, अगर हम कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लेकर जाएं इसको, तब किस में चेंज हो जाएगा? H2O सॉलिड में। अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको बॉईल कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे। यह एक ध्रुवीय अणु है। हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। मैंने कहा था ना कि वाटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ध्रुवीय विलायक होते हैं। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मक में अंतर है, En में डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास। और इसका कहाँ लग रहा है? इस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है। और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनका भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है। तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डाइपोल मूवमेंट इसका 0 नहीं होता है, कुछ होता है। कितना होता है? 1.85। ठीक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है? 1.85 डिवाई होता है। इसका परावैद्युतांक भी कैसा होता है? उच्च होता है, 81। इसका परावैद्युतांक उच्च होने की वजह से ये कैसा होता है? अच्छा सॉल्वेंट की तरह काम करता है, अच्छे विलायक की तरह काम में आता है। अन्य द्रवों की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा, मतलब स्पेसिफिक हीट, कैसी होती है भाई? उच्च होती है। देखिए इसकी स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर और चालकता, पृष्ठ तनाव, ये कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। इनकी वजह से जल को किसकी तरह काम में लिया जाता है? इंजन के लिए। किसमें? जल कार इंजन के लिए सबसे अच्छा ठंडा पदार्थ के रूप में यूज में लिया जाता है। आपने देखा हो ना गाड़ियों के अंदर, कभी जब इंजन गर्म हो जाता है तो हम उसके अंदर पानी डालते हैं, देखा है ना? तो वो क्या करता है? ये जो पानी होता है वो ठंडा करने का काम करता है, इजीली ठंडा कर देता है ना। जब से हम पट्टी करते हैं तो वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो इसका क्या है? ये हीट कैपेसिटी वाला ही तो गुण है। इसका जो विशिष्ट, जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कैसी होती है? उच्च होती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, चलिए
जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंद होने के कारण या असामान्यता उच्च हिमांक और उच्च गलनांक क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन मिलता है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके बीच में क्या मिल रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही इसका दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसके बीच में भी क्या मिल रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा होती है, इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या मिल रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही इसके अंदर भी यहाँ पर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही होती है। तो इसकी वजह से जैसे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 4 H2O मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो आइस बनेगी, मतलब ये क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जो आइस बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका आयतन जो होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा, क्योंकि कैविटी रह जाती है इसमें बीच में। और इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इनका गलनांक और क्वथनांक है वो भी कैसा होता है, उच्च होता है। इनका क्वथनांक कैसा होता है, उच्च। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, कैसा है ये जल, जो भी ध्रुवीय अणु है, आपने देखा ही है कि जल के अंदर हम विलय कर लेते हैं, कुछ भी होता है जल्दी से पानी लेते हैं घोल देते हैं, तो ये क्या है, एक सार्वत्रिक विलायक है। उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक होने के कारण ये आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। वही बताया था ना, इसका परावैद्युतांक कितना है, 81, जो कि बहुत उच्च है। हम ऐसा थोड़ी है कि हर किसी में ही हर चीज घोल देते हैं, नहीं, हम पानी में इजीली चीजें घुल जाती हैं, इसीलिए हम वाटर यूज में लेते हैं। चलिए, सहसंयोजिक यौगिकों के अणु जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अब जैसे कुछ अणु होते हैं सहसंयोजी अणु, जैसे C2H5OH एल्कोहल ही मान लो, ठीक है, ये क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो ये क्या करेगा, जल में इजीली घुलनशील हो जाएगा। कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये भी क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है, ये भी क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है इस तरीके से। तो ये क्या बना रहा है, जल में घुलनशील बना रहा है। निम्न एल्कोहल देख लीजिए, निम्न एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल, शर्करा आदि जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से घुलनशील होते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से ये हाइड्रोजन में घुलनशील हैं किस वजह से, किस रीजन से, तो रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, सहसंयोजी अणु जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते, जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं वो क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। दूसरा अध्रुवीय अणु जैसे बेंजीन, बेंजीन के अंदर तो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, C6H6 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए ये जल में कैसा होता है, अघुलनशील होता है। जल ऑक्सीकारक अपचायक दोनों की तरह काम करता है, भाई इंपॉर्टेंट है, लगा लो। जो जल है वो ऑक्सीकारक अपचायक दोनों की तरह ही काम करता है। चलिए, कठोर जल, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि ये कठोर जल है, ये मृदु जल है, ठीक है। जल की क्वालिटी दो तरीके की होती है, किसकी वजह से होती है, इसमें कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम कुछ आयंस होते हैं, उनकी वजह से इसमें हार्डनेस आ जाती है, वाटर कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। इनमें अगर इनकी अशुद्धियां मिलने लग जाती हैं, आपको पता है वाटर के अंदर हम चाय जो बहा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें क्या होती है, अशुद्धियां मिलती हैं। अशुद्ध जो वाटर होता है, अगर उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धि है तो वो कैसा हो जाएगा, कठोर जल हो जाएगा। अगर उसमें इसकी अशुद्धि नहीं है तो वो कैसा होगा, मृदु जल, ठीक है। कठोर जल, जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों और आयरन के लवणों की उपस्थिति जल को कठोर बनाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मिला, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला MgCO3 मिला, या फिर आयरन के सल्फेट FeSO4 मिला, तो इन सब के मिलने की वजह से जल कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। इन लवणों की उपस्थिति के कारण जल कैसा होगा, कठोर हो जाएगा। और कठोर जल का एक कैरेक्टर होता है, वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी खारा पानी आता है, कठोर जल जो होता है वो क्या करता है, साबुन के साथ क्या करता है, झाग नहीं बनाता है। जैसे अपन नॉर्मल वाटर के साथ अपन साबुन लगाते हैं तो झाग बन जाते हैं, लेकिन ये झाग नहीं देता और एक प्रेसिपिटेशन सा आ जाता है, ठीक है। तो वो जैसे ऐसे फटा फटा सा हो जाता है। चलिए देखते हैं,
कठोर जल साबुन के साथ क्या देता है, स्कम या प्रेसिपिटेट अवक्षेप देता है, अतः यह धुलाई के साथ उपयुक्त नहीं होता है। तो उसमें वो गंदगी को साफ ही नहीं कर पाता है, उसमें कपड़े जो होते हैं वो साफ नहीं होते हैं। यह भाप क्वथित स्टीम बॉयलर के लिए हानिकारक होता है। अब जैसे हम स्टीम बॉयलर यूज में लेते हैं तो उस पर वाइट परत जमा हो जाती है कठोर जल की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसमें पपड़ी के रूप में इसमें लवण जम जाता है, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, मृदु जल, दूसरे टाइप का जल जो है वो सॉफ्ट वाटर है। तो वर्षा का जल प्राय कैसा होता है, शुद्ध होता है। इसमें विलेयशील कैल्शियम मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को मृदु जल कहते हैं। जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं वो कैसा होता है, मृदु जल होता है, उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। यह साबुन के साथ करता है, झाग दे देता है, ठीक है, जिससे अपन के जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अपन हेड वॉश भी करते हैं मृदु जल से तो अपना क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। लेकिन जब वही हम अगर हम उसके साथ करेंगे, किसी कठोर जल के साथ करेंगे तो वो झाग भी नहीं देगा और गंदगी भी क्लीन नहीं होती है। चलिए देखते हैं, यह जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति से होती है। अब हमने देखा कि वाटर जो होता है, जल के अंदर हमें दो तरीके का मिल रहा था। एक तो हमारा कठोर जल मिल रहा था, ठीक है, कठोर जल, और दूसरा हमें मिल रहा था मृदु जल, ठीक है, जिस कठोर जल जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज थी, ठीक है। अब मृदु जल जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धि नहीं थी। कठोर जल के अंदर हमने देखा कि टेम्पररी, एक तो अस्थायी कठोरता मिल रही थी, अस्थायी कठोरता, और दूसरे हम देखने वाले हैं स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को हम इजीली दूर कर सकते हैं। जब हमारे जल के अंदर बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटीज होती है, HCO3 माइनस की इंप्योरिटी होती है कैल्शियम के, तब हमारा क्या बनता है, तब हमारी क्या बनती है, अस्थायी कठोरता बनती है। चलिए, यह जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस की वजह से होती है और इसे निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इसके मेथड्स हैं, चलिए देख लेते हैं। उबालना, मतलब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 इसको अगर हम बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। देखिए यही लिखा हुआ है, उबालने की प्रक्रिया में विलेय मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अविलेय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। ऐसे ही इसमें मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल दे रखा है, MgHCO3 माइनस का होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस है, ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि कैसा है, अविलेय है। तो अविलेय होगा, इसको हम छान के अलग कर सकते हैं। ऐसे ही विलेय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और ये अविलेय अवक्षेप छानकर अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से हम उबाल कर हम जो टेम्पररी कठोरता है उसको हम दूर कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। ये MgHCO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ पर भी होल ट्वाइस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्लार्क विधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लार्क विधि थी, बुझे हुए चूने की परकलित मात्रा को कठोर जल में मिलाने पर विलेयशील लवण कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है ये, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें छान कर हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी है स्थायी कठोरता। अब स्थायी कठोरता किसकी वजह से हो रही थी, कार्बोनेट या फिर क्लोराइड और सल्फेट की वजह से हो रही थी। तो यह जल में विलेयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। स्थायी कठोरता को हम निम्न विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। चलिए, धावन सोडा Na2CO3 को क्या बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं। यह कठोर जल में विलेयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम CaCl2 या फिर MgCl2 इनकी जो इम्प्योरिटीज होगी इनको कैसे कर देगा, ये किसमें चेंज कर देगा, अविलेयशील कार्बोनेट के अंदर चेंज कर देगा। अगर इनकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, दोनों की Na2CO3 के साथ, तब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा। अगर इसके साथ कराते हैं रिएक्शन Na2CO3 की, तब किसमें चेंज कर देगा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर चेंज कर देगा, जो कि कैसा है, अविलेयशील
अविलेयशील है। ठीक है, समझ में आया कि धावन सोडा के द्वारा किस तरीके से अलग कर सकते हैं। देखिए, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता किसके वजह से थी, बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से हो रही थी। ठीक है, और स्थायी कठोरता किसकी वजह से हो रही है, क्लोराइड और सल्फेट के वजह से हो रही है। अब क्लोराइड और सल्फेट की रिएक्शन, जो इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही तो आयंस हैं, जब इनके रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ, धावन सोडा के साथ, तब ये किस में चेंज हो जाते हैं, इनके कार्बोनेट्स के में अंदर चेंज हो जाते हैं। और जो कार्बोनेट्स बनते हैं इनके, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो कैसे होते हैं, अविलेयशील होते हैं। ठीक है, चलिए कैल्गन विधि। कैल्गन्स विधि के अंदर हम देखते हैं कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये क्या है इसका फॉर्मूला, ठीक है, Na2P6O18, Na2P6O18 को व्यापारिक रूप से क्या बोलते हैं, कैल्गन। ठीक है, कई बार कैल्गन का फॉर्मूला भी पूछा गया है। जब यह कठोर जल में मिलाया जाता है तो यह संकुल का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म करता है। और कॉम्प्लेक्स एनायन क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को विलयन में ही रहने देता है। ठीक है, ये संकुल ऋणायन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को विलयन के अंदर ही रहने देता है, और ये उनको जो कार्बन, उसके क्लोराइड्स और सल्फेट थे उनको दूर कर देता है। मतलब जैसे हमारा कैल्शियम सल्फेट बना रहा था CaSO4, ये फॉर्म हो रहा था किसमें, कठोर जल के अंदर। अब क्या करेगा, ये जो है Na2P6O18 ये ऋणायन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो यहाँ से ये सल्फेट को तो हटा देगा और इसकी जगह किस में आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, कैल्शियम। और जब ये कॉम्प्लेक्स के साथ आ जाएगा तो ये अलग हो जाएगा ना इससे, और इसकी वजह से ही तो हमें इम्प्योरिटी मिल रही थी, और ये संकुल तो क्या होगा, इसको हम इजीली अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इम्प्योरिटीज को दूर कर सकते हैं। चलिए, आयन विनिमय विधि, इस विधि को जियोलाइट परम्यूटेट प्रक्रिया भी कहते हैं, जियोलाइट परम्यूटेट क्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जियोलाइट की हेल्प से हम क्या करते हैं, छानते हैं, मॉलिक्यूलर सीव्स की तरह काम करती हैं, जिसको हम छान लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं पानी, और उसमें से जो इम्प्योरिटी होती है वो ऊपर रह जाती है और शुद्ध जल नीचे आ जाता है। जल युक्त सोडियम एल्यूमिनेट को जलीय जियोलाइट बोलते हैं। कठोर जल में इसे मिलाने पर विनिमय अभिक्रिया होती है, जिसके कारण हमारा जल कैसा हो जाता है, मृदु हो जाता है। ठीक है, विधियों के नाम याद रखने हैं, आयन विनिमय विधि। ठीक है, पिछली वाली विधि कौन सी थी, कैल्गन विधि, जिसमें कैल्गन यूज में ले रहे थे, Na2P6O18। ठीक है, उसके अलावा हमने धावन सोडा यूज में लिया था। ठीक है, चलिए संश्लेषित रेजन विधि। आजकल कठोर जल का मृदुकरण इससे किया जा रहा है, इसमें धनायन विनिमयक द्वारा किया जाता है। यह विधि जियोलाइट की तुलना में कैसी होती है, अधिक सक्रिय है। कौन सी है, संश्लेषित रेजन। इसमें संश्लेषित रेजन को संश्लेषित किया जाता है, धनायन के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वाटर के अंदर, ब्लू आइस। ठीक है, ब्लू आइस क्या होती है, ये शैल के अंदर मिलती है, और कहाँ पर मिलती है, ये फॉरेन कंट्री के अंदर मिलती है। यह बर्फ का सबसे शुद्धतम रूप है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बर्फ का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, ब्लू आइस। यह लगभग 2500 वर्ष पुरानी है, जो कि कहाँ मिल रही है, ग्रीनलैंड के अंदर मिलती है। ये कहाँ मिलती है, ग्रीनलैंड। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग विस्की बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए, पॉली वाटर वॉल के आकार की ये केशिका नली में बनाया जाता है। रासायनिक संगठन में ये कैसी होती है, जल के जैसी होती है। और इसका देखिए हिमांक और क्वथनांक डिफरेंट होता है। इसका हिमांक कितना होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका क्वथनांक कितना होता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी की सतह पर यह पाए जाने वाला सबसे अधिक खतरनाक पदार्थ माना जाता है। ठीक है, शुद्धतम रूप है। पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस और पोटाश फिटकरी आदि जल के कीटाणु रहित और शुद्ध करने के काम में भी आती हैं। ठीक है, अपन करते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं, और किससे करते हैं अपन, पोटाश फिटकरी के द्वारा भी तो करते हैं। तो अपन ये इसके द्वारा जल को शुद्ध कर सकते हैं। चलिए, जल के अणु की संरचना इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वाटर है उसके अणु की संरचना इस तरीके से होती है। मैं अभी बनाया था, इसमें ये थोड़ा कलरफुल है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 104.5।
इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड हैं। कौन कौन से? एक तो ये इधर OH और एक इधर OH, तो 2 सहसंयोजी बॉन्ड हैं इसके बीच में। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लग रहा है? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऊपर की तरफ इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, डायपोल मूवमेंट लग रहा है। चलिए, जल का अणु सूत्र कितना है? H2O है। इस जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। H2O के केंद्रीय परमाणु में sp3 क्या है? संकरण। अच्छा, इसके अंदर जो संकरण मिलता है वो कितना मिलता है? sp3 संकरण मिलता है। ठीक है, चलिए, 2 OH बंध बनते हैं तथा ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। HOH कोण की दूरी कितनी होती है? 104.5, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बंध लंबाई जो होती है वो कितनी है? 95.7 पिकोमीटर। ठीक है, PM। ठीक है, अतः H2O की आकृति कैसी है? V शेप की है। देखिए, V शेप है और कैसी है? कौड़ी। ठीक है, बर्फ का घनत्व तो जल से कैसा होता है? कम, क्योंकि बर्फ में एयर बीच में होती है, इसीलिए इसका घनत्व तो कम होता है। अतः बर्फ जल पर तैर जाती है। बर्फ जल पे तैरती है ना, इसीलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व तो कैसा होता है? जल से कम होता है। ठीक है, अब आता है अपना भारी जल। भारी जल, ड्यूटेरियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक थे 3, पढ़े थे अपने लास्ट क्लास के अंदर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम जिसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को हम D से डिनोट करते हैं, और इसका भारी जल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O, सिर्फ सेम टू सेम हाइड्रोजन जैसा होता है, और इसके अंदर ड्यूटेरियम के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। भारी जल की खोज किसने की थी? 1932 में यूरे और वॉशबर्न ने की थी। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। यह नाभिकीय रिएक्टर में, अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है वो देख लेते हैं। यह नाभिकीय रिएक्टर में तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये नाभिकीय रिएक्शन जो हो रही होती है उसके अंदर एज अ मंदक काम में लिया जाता है, मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। चलिए, इसका उपयोग विनिमय अभिक्रियाओं में किया जाता है, जिसे तत्व के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। जैसे अपना कहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है, कहाँ से कहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है। जैसे अपन ने देखा था कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, किसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, और अपना C2H5 OH वाली रिएक्शन थी, उसमें हम इसका समस्थानिक यूज में लेते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है। तो अभिक्रियाओं के रिएक्शन पता करने के लिए हमें ड्यूटेरियम का उपयोग में लेते हैं। भारी जल की श्यानता सामान्य जल से कैसी होती है? उच्च होती है। ये याद रखना है कि जो हमारा D2 है उसकी श्यानता कैसी होती है? सामान्य जल से ज्यादा होती है। अब चलो देख लेते हैं इसका तुलनात्मक अध्ययन। इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, क्या? हिमांक वाटर का, लेकिन इसका कितना है? 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन क्वथनांक इसका कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका कितना है? 101.42। उच्चतम घनत्व कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका 11.6। ठीक है, इसका घनत्व तो ज्यादा है ना इससे। परावैद्युतांक इसका 81 है और इसका 80 है। इससे वाटर का परावैद्युतांक, हमने यही तो बोला था कि वाटर अच्छा सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि इसका परावैद्युतांक का मान ज्यादा है। पदार्थों की विलेयता इसमें उच्च होती है, इसमें कम होती है। घनत्व तो इसका ज्यादा है और उसका कम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज एक बार हम देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से ही बनते हैं। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर हमने H2O मॉलिक्यूल पूरा कंप्लीटली पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।